नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के संबंध दुनिया के ज्यादातर देशों से मजबूत हो रहे हैं। इस बीच भारत और यूरोपीय संघ ने आपसी रिश्ते मजबूत करने की ओर अग्रसर है। रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के अधिकारियों के वादों के बाद अब यूरोप भी भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला फोन डे लायन 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। उनके दौरे के पहले ही दिन यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने पर सहमति बनी है। इसका मकसद इन क्षेत्रों में दोनों के बीच सहयोग को बढ़ाना होगा। अब अमेरिका के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसका यूरोपीय संघ के साथ ये तकनीकी समझौता हुआ है। सोमवार को फोन डे लायन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज ये संबंध पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते बदले राजनीतिक हालात पर यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने कहा, हमारे बीच कई समानताएं हैं, लेकिन हम एक चुनौती भरे राजनीतिक परिदृश्य का भी सामना कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध और भारत के चक्कर 24 फरवरी को शुरू हुए। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन के बड़े अधिकारी भारत आ चुके हैं। पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें भारत के सहयोग की जरूरत है। वहीं रूस भारत को सस्ता ईंधन और नए किस्म के उन्नत हथियार देने का वादा कर रहा है। मार्च में दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने दावा किया था कि भारत जो चाहे रूस उसे वो देगा। रूसी विदेश मंत्री अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जानते हैं कि भारत हथियारों के मामले में रूस पर किस हद तक निर्भर है। भारत अपनी जरूरत के 50 से 60% हथियार रूस से खरीदता है। पश्चिम इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते भारत पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को लड़ाकू विमान बनाने की पूरी तकनीक तक देने का भरोसा दिया। जॉनसन के दौरे के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रक्षा और कारोबार सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। भारत अब तक यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना करने से बचता रहा है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत बार बार दोनों पक्षों से हिंसा बंद करने और सकारात्मक बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील कर रहा है। यूरोपीय संघ का कहना है कि वो भारत के साथ रक्षा, कारोबार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहता है। सोमवार की मुलाकात के बाद भारत और ईयू ने एक साझा बयान जारी कर कहा, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि तेजी से बदलते भूरानीतिक माहौल में साझा गहरी रणनीतिक वचनबद्धता की जरूरत है। बयान में आगे कहा गया, व्यापार और टेक्नोलॉजी काउंसिल वो राजनीतिक दिशा और जरूरी ढांचा मुहैया कराएगी जो राजनीतिक फैसलों सामंजस्य बिठाने वाले तकनीकी काम करेगी। ये यूरोपीय और भारतीय अर्थव्यवस्था के टिकाऊ विकास के लिए जरूरी कदमों को पुख्ता तरीके से लागू करने के बारे में राजनीतिक स्तर पर जानकारी भी देगा। भारत और फ्रांस के रिश्तों से इतर यूरोपीय संघ अब तक भारत को सीधे तौर पर हथियार बेचने से बचता रहा है, लेकिन अब ये नीति बदलती दिख रही है। भारत के साथ चीन पर निगाह है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने वाले पश्चिमी देश जानते हैं कि अगली बड़ी चुनौती चीन है। यूरोपीय संघ के भीतर लगातार चीन पर निर्भरता कम करने की मांग तेज हो रही है। यूरोपीय संघ भी अब एशिया प्रशांत की जगह हिंद प्रशांत क्षेत्र का जिक्र करने लगा है। भारत और चीन का सीमा विवाद और उसके कारण हुई झड़पें भी किसी से छुपी नहीं है। यही वजह है कि पश्चिमी देश भारी मन से भारत और रूस की दोस्ती को पचा रहे हैं। वहीं भारत भी हथियारों के मामले में रूस पर अपनी निर्भरता लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है। 20 साल पहले तक भारत रूस से 90% से ज्यादा हथियार खरीदता था। आज ये हिस्सेदारी 50 से 60% के बीच रह गई है। तो जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इसी बीच में भारत की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं आपसे। सौरभ दुबे जी रहे हैं हमारे साथ, है आंतरिक मामलों के जानकार है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। और राजेश भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रक्षा मामलों के जानकार है। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। राजेश भारती जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगा, जिस तरह से एक तरफ हम रशिया यूक्रेन के कारण कई देशों में अस्थिरता पैदा हो रही है और बहुत सारे देश कमजोर भी हो रहे हैं और बहुत सारे देश असमंजस में, लेकिन इसी बीच अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है।
यूक्रेन ने भी जिक्र किया था, उसके प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जिक्र किया था कि अगर भारत चाहे तो इस युद्ध को रोक सकता है। तो वहीं अमेरिका भी भारत से बात कर रहा था रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर, तो रशिया भी भारत से बात कर रहा था। चाइना ने भी भारत की तारीफ की और रशिया को और अमेरिका को आड़े हाथों लिया कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि भारत अब मजबूत देश हो गया है। तो किस तरह से आप देखते हैं लगातार भारत की ताकत बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो एक सपना है भारत का वर्ल्ड लीडर बनने का, वो सपना मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा दूर होगा जब हम भी वर्ल्ड लीडर और सुपर पावर कहलाएंगे। भारत के विश्व शक्ति बनने का जहां तक सवाल है, वर्ल्ड लीडर बनने का, तो विश्व के 5 प्रमुख देशों में भारत जो है दशकों से। लेकिन सवाल यह है कि अभी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष का भारत दौरा या भारत को व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते के लिए कहना या भारत के साथ उदार शर्तों की बात करना या उस तरह के समझौते की बात करना जो समझौते यूरोपीय संघ ने मुख्य रूप से केवल यूएस के साथ किया, उसका रीजन दूसरा है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध है, लगभग 2 महीने उस युद्ध के हो गए हैं और यूक्रेन के ढांचे को, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस ने लगभग नष्ट कर दिया है, लेकिन सरेंडर नहीं हुआ है या रूस का जो उसका लास्ट गोल है वो अभी अचीव नहीं कर पाया है, उस पर कब्जा करना हो या अन्य जो भी उसके टारगेट। तो ऐसे में हुआ यह है कि और रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करा के युद्ध बंद कराने का जो प्रयास था वो पूरा परवान नहीं चल रहा है। और वो इसलिए परवान नहीं चल रहा है क्योंकि रूस के ऊपर यूरोप, पश्चिमी यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर देशों की ऑयल को लेकर डिपेंडेंसी है, क्योंकि यदि वो गल्फ से ले जाते हैं या वो जो है यूएस से ऑयल लेते हैं तो वो आपको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का एक अपना कॉस्ट होता है। रशिया से जो ऑयल आता है, जर्मनी में आए या अन्य देशों में आ रहा है, वो सब पाइपलाइन के थ्रू आता है। तो जो पाइपलाइन के थ्रू ऑयल आ रहा है, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो जो पाइपलाइन के थ्रू जी ऑयल आता है वो जो है निश्चित रूप से सस्ता है, तेल है। तो पश्चिमी यूरोप के लिए संभव नहीं है कि वो तत्काल जो है यूक्रेन के साथ होने के बाद भी वो रूस से अपना तेल आयात बंद करे। तो रूस आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो पा रहा है, और जब रूस आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में अच्छा, रूस की एक महत्वाकांक्षा, 2 महत्वाकांक्षाएं मुझे लगती है कि अभी है उसका। एक कि वो उसे लग रहा है कि यूएस को चुनौती, जो पहला दौर था जिसको हम कोल्ड वार का एरा कहते हैं, वो कोल्ड वार के दौर में अमेरिका को चुनौती इसलिए नहीं दिया जा सका या अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सका क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी था। तो इस बार रूस का प्लान रूबल को जो है इंटरनेशनल करेंसी के रूप में सेकेंड करेंसी बनाना, डॉलर को रिप्लेस करना, डॉलर के ऊपर निर्भरता घटाना। इसलिए आप देखिए कि उसने भारत को रुपये के साथ या रूबल में ट्रेड ऑफर किया। अब यदि हम जो है यहाँ पे रूस के साथ, हम रूस को नाराज भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम रूबल में ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं या रुपया में, क्योंकि हमारे पास मोर देन $200 बिलियन का डॉलर रिजर्व है। हमारा पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल इंपोर्ट, सारे बिल हमें डॉलर में पे करने होते हैं। तो हम यदि डॉलर की कीमत या डॉलर रिप्लेस होता है तो ऐसे में जो है ये प्रॉब्लम होगा कि हम जो है रूस के साथ, मजबूत रूस के साथ 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 हम अपने डॉलर का भी नुकसान करा लेंगे। तो हम डॉलर का जो हमारे पास डॉलर का रिजर्व है, हम उसका नुकसान नहीं चाहते। तो ये जो सारी रणनीति है, सारा प्रॉब्लम इस कारण से भी है। यूरोपियन यूनियन को भी लग रहा है कि वो यदि भारत जो है रूबल में या रुपए में ट्रेड करने लगा तो रूस और यूक्रेन युद्ध और लंबा खींच जाएगा या रूस को कमजोर करना। और तो ऐसे में ये सब जो है तात्कालिक रूप से ऑफर है। ये इन फ्यूचर चीजें बदलेगी भारत के फेवर में। जी बिल्कुल, इन फ्यूचर किस तरह की चीजें होंगी, किस तरह से बदलेंगी, उस पर डेफिनेटली इन फ्यूचर भारत के फेवर में इस तरह से बदलेगी कि आप देखिए कि चाइना जो है अभी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का अनडिक्लेयर्ड नंबर 2 पावर है। वैसे नंबर 2 पे मैं रूस को भी नंबर 2 पावर मानता हूं, लेकिन इकोनॉमिकली चाइना नंबर 2 पावर। और चाइना ने
कोरोना के कारण, कोरोना के एरा में जिस तरह से उसने इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ कोऑपरेट नहीं किया, प्रॉपर जांच नहीं होने दिया, और आर्थिक रूप से जो मजबूत चाइना है, ऐसा है कि देखिए यूरोप के, यूएस के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, ये जो जितने मुख्य देश हैं जो दुनिया की आर्थिक शक्तियां हैं, जी। इन सभी देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और जिन भी देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन देशों के लिए जो है डेमोक्रेटिक देश ही उनके लिए सहज होता है। चाइना क्योंकि आर्थिक तरक्की कर रहा था, तो चाइना का समाजवाद जो मॉडल है वो जब तक उनके लिए प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम बन रहा है क्योंकि चाइना एक जो है समाजवाद से वो साम्राज्यवाद की तरफ जा रहा है, वो कॉलोनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। वो साउथ चाइना सी को के देशों को, वियतनाम हो, वो फिलीपींस हो, उन्हें धमकाता है। तो अब ऐसे में इसलिए आप देखिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्व जो है इसलिए लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है चाइना को भी काउंटर करना है, ये भी रूस को भी काउंटर करना है। ऐसे में जो है भारत का महत्व आने वाले समय बढ़ने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का महत्व आने वाले समय में बढ़ता है और बढ़ेगा, अभी तो बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर देश चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते मजबूत हों। सौरभ दुबे जी, आखिर आप किस तरह से देखते हैं भारत की जो पिछले कुछ सालों से जो विदेश नीति रही है, उसका एक परिणाम ये सामने आ रहा है कि जब दो देशों के बीच एक जंग चल रही है और जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जो हमेशा भारत के अंदर कुछ खुराफाती करने की कोशिश करता है और हमेशा वो एक षड्यंत्रकारी वो मोड में रहता है, वो भी भारत की तारीफ कर रहा है। और एक तरफ यूक्रेन भारत से कहता है कि यह वही है जो युद्ध रोक सकता है, अमेरिका भी हमसे बातें कर रहा है, रशिया भी से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो सब जगह कहीं ना कहीं भारत का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं पिछले इन सालों से, कई सालों से, किस तरह से जो विदेश नीति है उसमें बदलाव किया गया है और उसका अब असर यहां पर दिखाई दे रहा है? ये मैं इसे बहुत हरा भरा नहीं देखता। मैं धरातल पर जो स्थितियां हैं उनकी बात करूंगा, और मौलिक स्थिति यदि ये है कि भारत को एक दुधारू गाय समझा जा रहा है दुनिया में, और वाकई भारत दुधारू गाय है की तरह ही है, क्योंकि भारत से सभी देशों का फायदा है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, जनसंख्या के लिहाज से हम बहुत आगे हैं और हम आयात करते हैं, चाइना से भी हम आयात करते हैं, अमेरिका से भी हम आयात करते हैं, तो सभी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भारत है, पहली बात। तो आर्थिक शक्ति आज की दुनिया में बहुत बड़ी शक्ति है। सभी लोग हमसे, अगर जो भी व्यवसायी है या किसी भी देश का व्यवसायी हो, धन कमाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव हमारी तरफ होगा। उन्हें मालूम है कि यहाँ से हमें कुछ हासिल होने वाला है, और जो मुर्गी अंडे दिया करती है उस मुर्गी को कोई नहीं काटा करता। एक बड़ी सामान्य सी बात है। राजेश भारती जी ने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, गुप्त समझौता। जी, गुप्त समझौते शब्द का इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान उपयोग किया। मैं उन्हीं गुप्त समझौतों पर आना चाहता हूं। बहुत ज्यादा खुलकर स्पष्ट तौर पर इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है विदेश मामलों में जब बोलने से पहले, कि कुछ भी ऐसा ना बोला जाए जिससे किसी अन्य देश से भारत के रिश्ते पर फर्क पड़े। तो ये एक अहम विषय है, इसलिए मैं बहुत मर्यादित शब्दों में उन गुप्त समझौते को परिभाषित करना चाहूंगा। हमने मीडिया में बहुत सारी खबरें सुनी कि सस्ता तेल मिलेगा, रूस से भारत को सस्ता तेल मिलेगा और उसका फायदा आम लोगों तक भी पहुंच सकता है, फला फला। लेकिन क्या आम लोगों तक फायदा कोई ऐसा पहुंचा कि तेल बहुत सस्ता हुआ हो? नहीं पहुंचा। और जहां तक मेरी जानकारी है, सस्ते तेल के आयात बढ़ने की कोई भी खबर अभी मैंने मीडिया में कहीं नहीं देखी है। आईओसी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो आईओसी बता सकता है कि भाई आयात कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, लेकिन अभी तक मुझे जो जानकारी है मोटी मोटी वो ये है कि ये डील अभी होल्ड पर है। और अभी कुछ दिनों पहले ब्लिंकन का दौरा भारत में हुआ। ब्लिंकन के दौरे के बाद में इस तरह की तस्वीर पेश आना ये चुनौती है भारत के लिए। मैं ये कहूंगा, बहुत हरा हरा नहीं देखूंगा मैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जी हाँ, ये बात सही है कि हम तीसरे नंबर के हथियारों के खरीदार हुए हैं। हमारी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें तत्पर रहना होगा। सामरिक दृष्टि से हमें तत्पर रहना होगा, व्यावसायिक दृष्टि से हमें तत्पर रहना होगा, तकनीक की दृष्टि से हमें हर क्षेत्र से तत्पर रहना होगा। दुनिया में जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि
सॉरी माफ कीजिएगा, हर कोई हमें अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। तो हमें किसी की तरफ बिल्कुल झुकाव ऐसा प्रदर्शित नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ऐसा करेगी, और ये भारत सरकार के कुछ अपने विषय है, तो मुझे नहीं लगता भारत को ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए कि हम रूस की तरफ है, क्योंकि भारत हमेशा से ही गुप्त निरपेक्ष रहा है, और गुप्त निरपेक्षता में ही भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा छुपी हुई है। हमें कभी बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं कि हमारी किसी से नोक झोंक हो। अगर गिनी चुनी पाकिस्तान को छोड़ दें या चाइना को छोड़ दें, तो अन्य किसी देश से हमारी नोक झोंक की खबरें नहीं आती हैं, क्योंकि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है। अब एक और खबर तत्काल में आई कि भाई MI-17 हेलीकॉप्टर की जो डील रूस के साथ में होने वाली थी, उस डील को कैंसिल कर दिया गया, और अब भारत स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर या जो भी आपसे ज्यादा से ज्यादा हथियार है वो निर्मित करने की ओर आगे बढ़ेगा। तो स्वदेशी ये 2 दिन में 10 दिन में नहीं विकसित हो पाएंगे, हमें इसके लिए पर्याप्त समय देना होगा। MI-17 की जो रूस के साथ में डील हुई थी, वो भी तकरीबन 2 साल पहले हुई थी, जो कि अभी पूरी नहीं हो पाई थी, उससे पहले कैंसिल हो गई। तो कहीं भी रूस को ये नहीं लगना चाहिए कि हम रूस से दूर हो गए, कहीं अमेरिका को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अमेरिका से दूर हो गए, या दुनिया की जो भी शक्तियां हैं। आप देखिए, ये एक गुप्त समझौते जो होती है वो किस तरीके के होते हैं जी। अभी जब ब्लिंकन आए थे तब पूरा फोकस मानवाधिकार पर रखा गया। उन्होंने कहा हम भारत के मानवाधिकार पर नजर रख रहे हैं, भारत ने कहा हम वहां मानवाधिकार पर नजर रख रहे हैं। ना ही नजर रखने से कुछ होगा, और ना ही एक दूसरे से कुछ नोकझोंक करने से कुछ होगा। नोकझोंक तो हमारे अमेरिका के साथ में ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं कि नोकझोंक वाली स्थिति हो, लेकिन मात्र नजर रखने से सभी को मालूम है कि कहीं कुछ नहीं होना जाना है। ये पब्लिक जेस्चरिंग की बातें होती हैं, जनता में ये संदेश जाए ताकि कि भारत ने अमेरिका के बारे में बोल दिया कि मानवाधिकारों की नजर रख रहे हैं, यानी कि भारत बहुत समृद्ध देश है, बहुत शक्तिशाली देश है। हाँ, अपनी जगह शक्तिशाली है, लेकिन भाई निगरानी की जहां तक बात है तो ये कूटनीतिक संदेश होते हैं। अमेरिका ने कह दिया कि हम भारत में मानवाधिकारों की निगरानी कर रहे हैं, तो भाई अमेरिका भारत में मानवाधिकारों की निगरानी करके क्या कर लेगा? अहम सवाल ये है। तो ऐसी बहुत सारी बातें पब्लिक में की जाती है, लेकिन बिल्कुल रूप से बिल्कुल सौरभ जी, क्योंकि जो आपने जिक्र किया ये कहीं ना कहीं एक तरह से माइंड गेम है, क्योंकि हम क्रिकेट में भी देखते हैं मैच शुरू होने से पहले इस तरह के जो कैप्टन की तरफ से बयान सामने आते हैं, उनको पता है इस तरह का बयान देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि असली जो मुकाबला होगा वो तो मैदान में होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि अपने देश की जनता को एड्रेस करना होता है और एक माइंड गेम खेलना होता है, और इस तरह के बयान सामने आते हैं। जी सौरभ जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजेश भारती जी, जिस तरह से हर देश चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो जाए, व्यापारिक दृष्टिकोण से या टेक्नोलॉजी के तौर पर हर कोई चाहता है, लेकिन भारत इसमें किस तरह से आगे उसको फायदा उठा सकता है और किन किन फील्ड में उससे फायदा उठाना चाहिए, और ताकि रिश्ते और बेहतर हो जाए, और लेकिन उसका जो ज्यादा फायदा है भारत को, ऐसा ना हो कि सारे देश आए भारत से रिश्ते अच्छे मजबूत कर लें लेकिन अपना फायदा करके चले जाए, भारत का फायदा नहीं हो। रेगुलेशन का जो लाभ है हम अभी ले पा रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया के बहुत सारे देशों से हमें व्हीट के ऑर्डर मिले, और अभी हमारे पास जो है काफी सारा इंटरनेशनल करेंसी जो है अच्छी मात्रा में हम व्हीट एक्सपोर्ट से भारत में आने वाला है। कई देशों को हम व्हीट बेच रहे हैं। तो जो ये फूड ग्रेन्स की सप्लाई है वो भारत के पास एक अपार संभावना है, क्योंकि पर हेक्टेयर पर बीघे जो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी है वो अभी बहुत कम है। तो यदि हम ये बढ़ा सके तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि भारत की का एक लार्जर पॉपुलेशन जो वहाँ डिपेंड है, उसकी आय भी हम बढ़ा सकेंगे, देश का GDP भी बढ़ेगा, आपका इंटरनेशनल करेंगे। एक तो हमारा ये सेक्टर जो है में हमारे सामने बड़ी संभावना है। दूसरा, IT इंडस्ट्रीज में, सर्विस इंडस्ट्रीज में भारत जो है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म भी भारत में बढ़ रहा है, लेकिन मेडिकल टूरिज्म के साथ मेरी पूरी आपत्ति है कि मेडिकल टूरिज्म का प्राइस जो है ना वो आम आदमी को पे करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही दुनिया के देशों से पेशेंट आपके यहाँ इलाज के लिए आएंगे, जैसे आप देखिए कि इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जैसे बढ़ा, आज मेडिकल बिल जो है मिडिल क्लास के अफोर्ड करने की लिमिट से आगे चला गया है। आज मिडिल क्लास के घर में यदि कोई बीमारी होती है तो वो एक समस्या बन रहा है। फिर भी
यदि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से बात करें तो जो आपका मेडिकल टूरिज्म भी एक बड़ा सेक्टर हो सकता है। हम सारी दुनिया में सस्ते इलाज के लिए खासकर यूरोप के देशों की तुलना में हम सस्ते इलाज उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब सेक्टर है जहाँ पे बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर जो जिस तरह से हमारी ताकत बढ़ती जा रही है और कई देशों से हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, तो भारत इस ओर फोकस करे कि कैसे वो अपने यहाँ के लोगों को फायदा दे सके और दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो और मजबूत होते जाए। सौरभ दुबे जी, जिस तरह से भारत की जो चिंता रहती है वो अक्सर चिंता रहती है उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद और चाइना की तरफ से खुराफाती जो चीज़ें रहती हैं, तो जिस तरह से भारत की अब ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, तो कैसे इन समस्या को निपटने के लिए भी दूसरे देशों की वो मदद ले सकता है? किस तरह से दूसरे देशों के साथ जब भी उसकी बातचीत होती है, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, कैसे अपनी बातों को उठाकर वहाँ पर यहाँ से जो इधर कभी कभी हमें परेशानी अक्सर देखने को मिलती है, इन परेशानियों का समाधान कर सकता है भारत? ये पूरी लड़ाई है जो इकोनॉमी की लड़ाई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूरी दुनिया धन से चलती है, अर्थ से चलती है। आप देखिए कि हमने रूस के साथ में जो भी अभी तक तकनीक को लेकर समझौते किए हैं, तो जब भी हमने रूस से तकनीक को लेकर समझौते किए हैं, कुछ भी रूस से लिया है, तो रूस ने हमें पूरी तकनीक दी है। हमने अमेरिका के साथ में समझौते किए हैं, तो अमेरिका से हमें जो कुछ मिला है, कुछ मामलों में हमें तकनीक नहीं भी मिली है। अमेरिका ने हथियार जरूर हमें एक्सपोर्ट किए, लेकिन तकनीक नहीं की कुछ मामलों में। अब मैं यूरोपियन यूनियन पर आता हूं। यूरोपियन यूनियन से तकनीक को लेके हम दो कदम आगे बढ़ने वाले हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ चलने वाले हैं। तो यहाँ एक अहम सवाल ये भी होगा कि जो तकनीक हमारे पास है, जो तकनीक हमने रूस से ली है, क्या वो तकनीक हम साझा कर पाएंगे यूरोपियन यूनियन के साथ? अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं है, भारत सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी एक अहम बात, हम पाकिस्तान और से कैसे निपट पाएंगे, या हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनका हम कैसे सामना कर पाएंगे? तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने है, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान की। तो सबसे पहले पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझना होगा। दूसरी एक अहम बात, केवल पाकिस्तान ही नहीं, अब अमेरिका में भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, चीन से एक्सपोर्ट बंद हो गया है। चीन से एक्सपोर्ट क्यों बंद हुआ है? सामान की किल्लत हो गई है। जो चीन से एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में या दुनिया के दूसरे देश में, आप जानते हैं या हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग का हब है। कोरोना वहां बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण काम ठप पड़ा है। अब ये कोरोना वहां कितना है कितना नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये कोरोना कैसे आया, कैसे लाया जाता है, वो विवादों का प्रश्न है, या जानबूझकर चीन में लाया जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस स्थापित करने के लिए। ये बहुत सारी राजनीतियां इसके पीछे है या नहीं है, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। हाँ, अंदाजा लगाया जा सकता है, हम लोग समझ सकते हैं कि हालात क्या है। जब चीन से एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कीमत बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी अमेरिका में तो क्या होगा, रूस वाली स्थिति होगी। इधर रूस के साथ में चाइना की क्या बात हुई है ये भी कोई नहीं जानता। तो ये एक बहुत अच्छा शब्द भारती जी ने बोला था, शुरुआत में ही बोल दिया था, गुप्त समझौते। जो गुप्त समझौते होते हैं वो सामने नहीं आते, लेकिन हाँ, गुप्त समझौते जरूर होते हैं और उनके बारे में आमतौर पर लोग बोलने से बचते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो बहुत सारे ऐसे समझौते होते हैं जो पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं, और मुझे लगता है कि उसी से ही जो दोनों देशों के संबंध है और दोनों देशों का भविष्य में तय होता होगा, क्योंकि वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं कि पब्लिक के बीच में नहीं आ रहे, और यही वजह है कि उसको बताया नहीं जाता। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और बहुत सारे देशों में अस्थिरता है, लेकिन इस बीच में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। हमने दिखाया, और ताकत भी हमने दिखाई। जब कोविड काल चल रहा था तो हमने खुद हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाई, और जो चीज़ें थी, चाहे पीपी किट थी और तमाम तरह के मास्क थे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन फिर उसे हमने बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो आवश्यकता है, आवश्यकता के हिसाब से भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और आगे भी भारत को और मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान से जो हमारी चुनौतियां हैं, चाइना से जो हमारी चुनौतियां हैं, इन बढ़ते हुए संबंधों के साथ जो दूसरे देश हमारे साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, व्यापारिक संबंध, टेक्नोलॉजी संबंध, कैसे हम इन चुनौतियों को भी पार करने में उनकी मदद ले सकते हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।